हम एक सर्वाइवल मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें 3 किरदार होते हैं, जिनमें से 2 किरदार सर्वाइव करते हुए आग उगलते हुए सहरा में भूख और प्यास के हाथों मारे जाते हैं। इस मूवी का नाम है द गॉड लाइफ। कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई कहानियां आपके गोश गुजार कर सकूं। जैसे ही ये कहानी शुरू होती है तो हम 2 भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम है नजीब और छोटे भाई का नाम है हकीम। ये सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर खड़े होकर अपने कफील का वेट कर रहे होते हैं। जब काफी देर गुजर जाती है और इनका कफील नहीं आता, दोपहर से शाम हो जाती है, तो नजीब एक आदमी के पास जाता है, उससे कहता है कि मुझे अपने कफील को टेलीफोन करने दें। तो ये अपने कफील को टेलीफोन करते हैं। टेलीफोन की रिंग तो बज रही होती है लेकिन उनके कफील टेलीफोन उठाता नहीं है। तब वो आदमी इनसे कहता है कि आप परेशान मत हो, आज फ्राइडे है इसलिए तुम्हारे कफील को यहाँ आने में थोड़ी देर हो रही है। लेकिन रात हो जाती है और उनका कफील वहाँ पर नहीं आता। ये दोनों वहाँ पर एक और शेख को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा होता है। इन्हें लगता है कि शायद ये उनका कफील है। वो शेख इनके पास आता है, इनसे अरबी में बात करता है लेकिन इनको तो उसकी जुबान समझ ही नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये फिर से अपने कफील के इंतजार करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वही कफील और इन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और ये समझते हैं कि शायद ये उनका कफील है। वो इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और ये दोनों उनके साथ चल पड़ते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब ये दोनों उसकी गाड़ी में बैठते हैं तो नजीब अपने भाई से कहता है कि श्रीलंका से जितने भी लोग आए थे उनको कफील एक एसी वाली बस में लेकर जा रहे थे, जबकि ये आदमी हमको एक खटारा सी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। यह कफील एक लंबा सफर तय करता है और इन दोनों को एक रेगिस्तान में ले जाता है, जहाँ पर ये बूढ़ा कफील एक और कफील से मिलता है और इसके भाई हकीम को उसके हवाले कर देता है। यहाँ पर नजीब बहुत चीखता चिल्लाता है, उन्हें ऐसा करने से रोकता है। उन्हें कहता है कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों को आप जुदा मत करें। उनकी मिन्नत समाजत करता है कि हमें यहाँ से जाने दे, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनते। नजीब के छोटे भाई हकीम को दूसरा कफील लेकर चला जाता है और नजीब को जबरदस्ती बूढ़ा कफील अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं और ले जाता है। ये बूढ़ा कफील नजीब को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ चारों तरफ सहरा ही सहरा है। उसी सहरा में एक टेंट लगा हुआ है और चारों तरफ उसकी भेड़ बकरियां बैठी हुई हैं। ये बूढ़ा कफील नजीब को एक और शेख के हवाले कर देता है। यहाँ पर फिर नजीब उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। उन्हें कहता है कि शायद आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं आपका बंदा नहीं हूँ, मेरा कफील कोई और है, मैं इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आया, मुझे खुदारा यहाँ से जाने दें। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और बूढ़ा कफील नजीब को उस शेख के हवाले करने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन माजी की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नजीब अपने गाँव में रहता है। नजीब अपने गाँव में एक दरिया से रेत निकाल कर अपना गुजारा कर रहा था, तो वो अपने एक दोस्त को देखता है जो गल्फ की सिगरेट पी रहा था। ये उससे पूछता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो वो कहता है कि मैं सऊदीया में काम करता हूँ और वहाँ से मुझे अच्छा खासा मुआवजा मिलता है। इसमें नजीब उससे कहते हैं कि क्या मैं भी वहाँ पर जा सकता हूँ? तो इसका दोस्त उससे कहता है कि हाँ तुम भी जा सकते हो, इसके लिए 30,000 रुपए चाहिए। नजीब कहता है मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, मुझे तो अपना घर ही बेचना पड़ेगा। उसका दोस्त उससे कहता है कि घर बेचने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर को गिरवी रखकर 30,000 रुपए हासिल कर सकते हैं और वहाँ जाकर तुम जब पैसे कमाओगे तो ठीक 2 माह में ये सारे पैसे भी चुका दोगे। नजीब उसकी बात मान लेता है और अपना घर गिरवी रखकर 30,000 रुपए उस अपने दोस्त के मामू को दे देता है। नजीब और उसकी पत्नी सैनू का एक छोटा सा सपना होता है कि हम अपने घर की मुरम्मत कर सकें। उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो चाहती थी कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तो वो एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाई कर सके। और इस छोटे से सपने में एक चीज और भी होती है, वो होती है बोट, क्योंकि उस बोट पर बैठकर दरिया की सैर करना चाहते थे। ये छोटा सा सपना लेकर नजीब गल्फ जाने की तैयारियां करने लग जाता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और नजीब को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो वो शेख के टेंट में जाकर सो जाता है। जब शेख को उसके बारे में पता चलता है तो उससे टांग मारकर अपने टेंट से बाहर निकाल देता है। अगले दिन नजीब को एक हिंदी बोलने वाला आदमी मिलता है, मगर नजीब को तो हिंदी जुबान भी नहीं आती। वो आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा था। वो दूध निकाल कर नजीब को देता है। नजीब समझता है कि शायद ये दूध उसे पीने के लिए दिया गया है, तो वो ये दूध पीने लग जाता है। लेकिन वो आदमी उसे फिर से डांटता है और उसे कहता है कि नहीं, ये दूध जाकर शेख को दो। नजीब जाकर दूध शेख को देता है और फिर से उसको बताता है कि शायद आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मुझे यहाँ से जाने दे, मेरा मुंतजिर होगा। लेकिन वो शेख उसे 2-4 गालियां देता है और वहाँ से निकाल देता है। उस शेख की पानी वाली टैंकी में पानी भरने के लिए एक आदमी आता है। नजीब भागकर उसके पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें तो सड़क का पता है, मेरी तुमसे विनती है कि मुझे भी जाते हुए अपने साथ लेते जाना, ये लोग मुझे जबरदस्ती से यहाँ पर लेकर आए हैं। तब ऊपर से बूढ़ा शेख भी आ जाता है। वो बेल्ट से नजीब को मारने लग जाता है। उससे कहता है कि मुझे बताओ तुम इससे क्या बात कर रहे थे। फिर जब नजीब उसका बेल्ट पकड़ लेता है तो जाकर अंदर से अपनी बंदूक उठा लाता है। वो अपनी बंदूक से नजीब को डराता धमकाता है और फिर उससे बहुत मारता है उसको। नजीब जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है और शेख वहाँ से चला जाता है। अब नजीब को फिर से अपने घर वालों की याद आती है और वो अपनी वाइफ के बारे
बारे में सोचने लग जाता है जिसने उसके लिए बहुत सारे खाने बनाए थे और उसे सौदे जाने के लिए साथ दिए थे। और फिर नजीब को वो लम्हा याद आता है जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था और उसे गुड बाय कहते हुए उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए थे। अगली सुबह नजीब उस हिंदी बोलने वाले आदमी के पास जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम रास्ता जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि मेन सड़क कहाँ पर है। वो आदमी कहता है कि कौन सी मेन सड़क, मैं तो कोई रास्ता नहीं जानता। वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो आदमी कहता है मैं तो अपना नाम भी भूल चुका हूँ और मैं तो ये बात भी भूल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर कितने सालों से रहता हूँ। शाम के वक्त वो दोनों शेख बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वो नजीब को अपने पास बुलाते हैं और उसे भी एक रोटी देते हैं। उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई चिकन बोटी नहीं है और ना ही कोई और चीज है, तुम इस रोटी को पानी में भिगो कर खाओ। नजीब रोटी को पानी में भिगो कर खाता है और साथ साथ रोता रहता है क्योंकि उसे अपने घर की याद भी आ रही थी जहाँ उसकी पत्नी उसकी विश के मुताबिक खाना बनाया करती थी। अगले दिन वो शेख नजीब को भेड़ बकरियों के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि इन बकरियों का दूध निकालो। नजीब कहता है मुझे ये काम करना नहीं आता। इस पे शेख को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत डांटता है, फिर उसे बकरियों का दूध निकालना सिखाता है। अब नजीब को भेड़ बकरियां चराने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो दो भेड़ें आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। ये उन दोनों को पीछे हटाने के लिए जब उनके पास जाता है तो इसी पर हमला कर देती हैं। भेड़ के टक्कर लगाने की वजह से नजीब की कमर पर चोट आ जाती है। तब वहाँ पर बूढ़ा शेख आ जाता है और हवाई फायर करके भेड़ों को वहाँ से भगा देता है। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन नजीब अपना चेहरा गाड़ी के शीशे में देखता है तो वो अपनी शक्ल ही पहचानना भूल जाता है। उसकी दाढ़ी के बाल बड़े हो चुके हैं। सहरा की सख्त धूप की वजह से उसके चेहरे का रंग भी काला हो गया है। उसे वहाँ पर बूढ़ा शेख देख लेता है। उसे कहता है चलो यहाँ से दफा हो जाओ। फिर नजीब शीशे का एक टुकड़ा लेकर अपनी दाढ़ी के बाल काटने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और फिर से वो दुखी हो जाता है। उसे अपनी मॉम की याद आती है। वो उससे बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी प्यारी मॉम, मैं यहाँ पर थक चुका हूँ, मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। इस तरह बातें करते करते वो सो जाता है। इससे अगले दिन वो सारी चीजों से निजात पाने के लिए खुदकुशी करने का सोचता है। खुदकुशी करने के लिए वो एक पहाड़ की चोटी पर जाता है तो उसकी नजर नीचे पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे गिद्ध इकट्ठे हैं और वो एक लाश को नोच रहे हैं। नजीब जल्दी से नीचे उतरता है और उस लाश के पास जाता है। वो देखता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी हिंदी बोलने वाले शख्स की थी। ये देखकर वो और डर जाता है। गिद्ध उस पर हमला कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। नजीब वहाँ से भागता है और फिर से वापस आ जाता है। उसे भागते हुए बूढ़ा शेख उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। अपनी बंदूक जोर से उसके पाँव पर मारता है और उसका पाँव ही तोड़ डालता है। फिर उसे अपनी बंदूक से काफी देर मारता पीटता रहता है। फिर शाम को उसे वापस टेंट में लाकर बांध देता है। रात के वक्त नजीब को बहुत ज्यादा प्यास लगती है लेकिन उसके आसपास पानी नहीं होता। वो देखता है कि एक जगह से भेड़ बकरियां पानी पी रही हैं तो अपने हाथ बंधे होने की वजह से नजीब भी उन्हीं की तरह पानी वाले कुएं के ऊपर झुककर पानी पीता है। एक दिन जब वो इस रेगिस्तान में भेड़ बकरियां चरा रहा था तो आसमान से बर्फबारी शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए वो अपनी भेड़ बकरियों को ले जाकर एक गुफा में बैठ जाता है। वहाँ पर उसे किसी शख्स की मुसलसल आवाज आ रही होती है। उस आवाज का पीछा करते हुए गार के दूसरी जानब पहुंच जाता है। वो जब उसे देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई होता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत ज्यादा रोते हैं। हकीम उसे बताता है कि मुझे कई जगह बेचा गया, मैं जिस भी शेख के पास गया वो मुझ पर बहुत जुल्म करता रहा है, ये बहुत जालिम लोग हैं, हम वापस अपने गांव चले जाएं। लेकिन नजीब उससे कहता है कि मैंने भागने की कोशिश की थी लेकिन हमें तो रास्ता ही मालूम नहीं है, हर तरफ सहरा ही सहरा है। इतने में हकीम देखता है कि उसका कफील आ रहा है तो वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। अगले दिन हकीम नजीब को दूर से इशारा करता है और एक लेटर वहाँ पर रख कर चला जाता है। जब नजीब उस लेटर को उठाता है तो उसमें हकीम कहता है कि मेरे साथ एक और आदमी भी है जिसका नाम है इब्राहिम, वो यहाँ के सारे रास्ते जानता है, वो हमें यहाँ से भागने में मदद करेगा। अगले दिन नजीब इब्राहिम और हकीम से मिलता है। यहाँ पर इब्राहिम कहता है कि चंद दिन बाद इन शेखों की एक शादी है, ये सारे शेख उस शादी पर चले जाएंगे और हम पीछे से आराम से भाग जाएंगे। ये तीनों इस प्लान पर मुत्फिक हो जाते हैं। चंद दिन के बाद शेख शादी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सारे शेख शहर में शादी पर चले जाते हैं। जब नजीब का शेख शादी पर चला जाता है तो नजीब सबसे पहले टैंकी वाले पानी से नहाता है क्योंकि उसे नहाए हुए पता नहीं कितने साल बीत चुके थे। फिर वो अपनी वही पैंट शर्ट उठाकर पहनता है जिस पैंट शर्ट में हमने उसे सबसे पहले देखा था और वो तीनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। वो सारा दिन चलते रहते हैं। रात के वक्त वो एक ऐसी जगह पर ठहरते हैं जहाँ पर एक और काफिला भी रुका हुआ था। इन तीनों को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। इब्राहिम पानी लेने के लिए उस काफिले के पास जाता है तो वो उल्टा उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए तीनों वहाँ से भाग पड़ते हैं। भागते भागते काफी दूर निकल जाते हैं और थक हार कर वहाँ पर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर में सबकी आंख लग जाती है। जब सुबह होती है तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके चारों तरफ सहरा ही सहरा है। दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, वहाँ पर कोई सड़क नाम की चीज ही नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि इब्राहिम भी रास्ता भटक चुका था। इसके बाद ये एक तरफ को ऐसे ही चल पड़ते हैं। आगे चलते हुए हकीम देखता है कि एक जगह पर एक बहुत बड़ा कुआं है जहाँ पर
एक ऊंट पानी पी रहा है। हकीम उस कुएं की तरफ भागने लगता है कि इब्राहिम उससे कहता है कि हकीम वापस आ जाओ, ये सब कुछ तुम्हारी आंखों का धोखा है। जब हकीम वहाँ पे पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कोई कुआं दिखाई नहीं देता, हाँ मगर एक ऊंट की हड्डियों का ढांचा जरूर मिल जाता है। आगे चलते हुए एक जगह पर ये तीनों नमाज पढ़ने लग जाते हैं। उस जगह पर जहरीले सांप रहते थे और वो अपनी बिलों से निकलना शुरू कर देते हैं। उनको देखकर जल्दी से इब्राहिम हकीम को वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन नजीब वहाँ पर फंस जाता है। इब्राहिम नजीब से कहता है कि आपने अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलना। जब नजीब वहीं पर पत्थर का बन जाता है तो थोड़ी देर के बाद सारे सांप वापस चले जाते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि नजीब के पाँव में जूते नहीं है, जिसकी वजह से उसके पाँव में बड़े छाले पड़ गए हैं और उससे अब चला भी नहीं जा रहा। तब इब्राहिम अपना कोट फाड़कर उसके पाँव पर बांध देता है। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से हकीम की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो चलते चलते गिर जाता है। इब्राहिम उसे उठाकर अपने कंधे पे रखकर चलने लग जाता है और उसकी प्यास बुझाने के लिए अपने पसीने के कतरे उसे पिलाता है, लेकिन इससे उसकी हालत में बेहतरी नहीं आती। जब रात गुजर जाती है तो अगले दिन देखते हैं कि हकीम की डेथ हो चुकी है। ये देखकर नजीब रोने लग जाता है और थोड़ी देर के बाद रेगिस्तानी तूफान आ जाता है। उस तूफान को देखकर इब्राहिम नजीब को वहां से लेकर भाग जाता है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस तूफान की जिद से बच जाते हैं। लेकिन जब तूफान थमता है तो हम देखते हैं कि उसके भाई की लाश गायब हो चुकी है, क्योंकि उस तूफान ने उसके भाई की लाश को मनो मट्टी तले दफना दिया था। अब ये दोनों अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। आगे चलते हुए नजीब को एक जगह पर तालाब नजर आता है। वो जल्दी से भागकर उस तालाब से पानी पीने वाला होता है कि इब्राहिम उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तालाब का पानी जहरीला है। वहाँ पर इब्राहिम को एक बोतल मिलती है। वो उस बोतल को अपने होंठों के साथ लगाकर एक धुन गाता है। उसकी धुन सुनकर बहुत सारे परिंदे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। उन परिंदों के आने की वजह से इब्राहिम को डायरेक्शन का पता चल जाता है और वो सीधी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। इन्हीं चलते चलते रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो नजीब देखता है कि वहाँ पर इब्राहिम नहीं है, हाँ मगर पानी की एक बोतल जरूर पड़ी है, क्योंकि इब्राहिम वहाँ से जा चुका था। नजीब उस बोतल से थोड़ा सा पानी पीता है और आगे की तरफ चल पड़ता है। 2 दिन लगातार चलने के बाद नजीब एक सड़क पर पहुंच जाता है, जहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। मगर फिर एक शेख उस पर रहम खाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, उसे पानी पिलाता है और उसे शहर में छोड़ देता है। शहर में नजीब की मुलाकात मलयालम से होती है। वो इसके सर के बाल कटवाता है, इसकी शेव करवाता है और इसके साथ साथ उसका इलाज भी करवाता है। 2 दिन के बाद नजीब को कुछ होश आता है तो ये उस मलयालम को अपनी सारी कहानी सुनाता है। वो मलयालम इसे सऊदीया की पुलिस के आगे पेश कर देता है, क्योंकि इसके पास कोई अकामा नहीं था और जिसके पास अकामा ना हो सऊदीया की गवर्नमेंट उसे वापस भेज देती है। नजीब वहाँ पर थाने में बैठे हुए इब्राहिम की तस्वीर भी देखता है। उसे लगता है कि शायद या तो इब्राहिम मर चुका है और या फिर गुम हो चुका है। अगले दिन वहाँ पर बहुत सारे कफील आते हैं और अपने अपने आदमियों की पहचान करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कफीलों के साथ फ्रॉड करके वहाँ से भाग जाते हैं। एक कफील अपने एक भागे हुए आदमी को पकड़ लेता है और उसे वापस ले जाता है। तब नजीब की नजर उस बूढ़े कफील पर पड़ती है। वो बूढ़ा कफील भी नजीब को पहचान लेता है और उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा कफील होता तो आज मैं तेरे सर के बालों से पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से ले जाता। ये सुनकर नजीब को काफी हौसला होता है और फिर वो 3 माह जेल काटता है। जेल काटने के बाद उसे वापस उसके अपने गाँव में भेज दिया जाता है। जब नजीब गाँव पहुँचता है तो बहुत से लोग अपनी फैमिली के लिए कई गिफ्ट लेकर आए थे। नजीब अपनी पत्नी सैनू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं ला सका, हाँ मगर मैं अपनी ये सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसके साथ ही हमारी इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रिया।